बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे भारत की बढ़ेगी क्या चिंता। म्यांमार के विद्रोही गुट ने सीमा से सटे शहर पर कर दिया कब्जा। जी हां दोस्तों, कब्जे का बड़ा दावा किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 दिन का अलर्ट हुआ जारी, ऑपरेशन सर्द हवा से निगरानी। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे ईरान ने पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूह के 2 ठिकानों पर की भारी बमबारी। जी हां, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां चीन को भारत ने दिया बहुत बड़ा झटका। जी हां, दिखा दी उसको असली औकात। जी हां दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या भारत की बढ़ेगी चिंता। म्यांमार के विद्रोही गुट ने सीमा से सटे शहर पर किया कब्जे का दावा। बता दे, पश्चिम म्यांमार के रखाइन राज्य में एक जातीय सशस्त्र समूह अराकन आर्मी ने दावा किया है कि उसने भारत और बांग्लादेश की सीमा से लगे एक शहर पर नियंत्रण कर लिया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक AA ने भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले कलादान नदी पर स्थित बंदरगाह शहर पतेलवा पर नियंत्रण की घोषणा कर डाली है। म्यांमार कई मोर्चों पर विद्रोह की चपेट में है। लोकतंत्र समर्थक समानांतर सरकार की ओर से समर्थित जुंटा विरोधी समूहों ने कई सैन्य चौकियों और कस्बों पर नियंत्रण कर लिया है। 2021 में एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ तख्ता पलट करने के बाद से जुंटा के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसे म्यांमार की सैन्य सरकार के लिए नया झटका माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे भारत की चिंता बढ़ेगी। दरअसल म्यांमार में संघर्ष शुरू होने के बाद से हजारों की संख्या में लोगों ने भारत में शरण ली है। पड़ोसी देशों में उथल पुथल का असर बाहर नहीं होगा, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, देश की सीमा से लगे शहर पर म्यांमार के विद्रोही समूह के कब्जा करने से क्या भारत की चिंता बढ़ेगी, इसको लेकर फिलहाल सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन पिछले साल की ऐसी ही घटना पर विदेश मंत्रालय के बयान से अंदाजा लगता है कि भारत पर तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विदेश मंत्रालय का या भारत के मोदी सरकार का क्या बयान आता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर चले, जहां गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 दिन का हुआ अलर्ट जारी, ऑपरेशन सर्द हवा नाम से होगी निगरानी। जी हाँ दोस्तों, देश में इसी महीने 2 सबसे बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। पहला है 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा, तो दूसरा है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला देश का रिपब्लिक डे। इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा के मोर्चे पर लेकर है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों की कार्यक्रम में खलल डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम करना है। इस बीच गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 दिनों का अलर्ट है। 15 दिनों का यह स्पेशल अलर्ट सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने जारी किया है। इस अलर्ट का नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर अलर्ट जारी किया है। इसका मकसद किसी भी तरह के आतंकी हमले से निपटना है। गणतंत्र दिवस के आसपास भारत पाकिस्तान सीमा पर हर साल करीब 10 दिनों तक विशेष अलर्ट जारी किया जाता रहा है। हालांकि इस साल 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से 15 दिन तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ ईरान ने पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूहों के 2 ठिकानों पर कर दी भारी बमबारी। जी हाँ, ईरान के सरकारी मीडिया ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान में बलूची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ये ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इराक और सीरिया में लक्ष्य पर मिसाइल हमले शुरू करने के एक दिन बाद आया है। जैश अल अदल को पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए जाना जाता है। ईरानी राज्य मीडिया ने अधिक विवरण दिए बिना कहा कि इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया है। जैश अल अदल एक सुन्नी आतंकवादी समूह है जो ईरान के अशांत दक्षिणी पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय है। उसका कहना है कि वो ईरान में जातीय बलूचियों के लिए अधिक अधिकार और बेहतर जीवन स्थितियों की मांग करता है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ईरान की ये बमबारी एक तरीके से बताती है कि पाकिस्तान को खुला चैलेंज देता है ईरान। उसके बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान देखता रह जाता है और ईरान को जवाब तक तो दूर की बात आंख भी उठाकर नहीं देख पाता। जी हाँ, और ये दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान गीदड़ भभकी देने में आगे है। अगली खबर की बात करें, जहाँ चीन को भारत ने दिया बड़ा और तगड़ा झटका। भारत ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों, भारत और अर्जेंटीना ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 5 लिथियम ब्लॉकों की खोज और खनन के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। चीन के पास लिथियम की वैश्विक आपूर्ति का 80% से अधिक नियंत्रण है। भारत का लगभग 54% आयात चाइना से होता है। ये समझौता भारत से ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक एक प्रमुख तत्व पर चीन की पकड़ को ढीला कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने सोमवार को कहा है कि इंडिया
अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों की खोज और विकास के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। लिथियम ऊर्जा संक्रमण के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। लिथियम आयन बैटरी का एक मूलभूत घटक है जो इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को शक्ति प्रदान करता है। अब ऐसे में दोस्तों भारत ने हर तरीके से ये मन बना लिया है कि चीन को पछाड़ कर ही दम लेगा और चीन की सिट्टी पिट्टी गुल करेगा अपना भारत और भारत की मोदी सरकार। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी वाकई में विदेश स्तर पर बड़ा ही बढ़िया काम कर रहे हैं तो लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें जहां इक्वाडोर जेल से 43 कैदी हुए फरार, पूरे देश में जारी सैन्य अभियान, अपराधियों के खिलाफ सरकार हुई सख्त। जी हां, SNAI जेल एजेंसी ने कहा कि उत्तरी इक्वाडोर की जेल से 43 कैदी फरार हैं, जबकि सुरक्षा बलों ने पूरे देश में इन्हें पकड़ने का अभियान जारी रखा है। देश की जेलों में हो रही लगातार हिंसाओं के चलते राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने पिछले हफ्ते 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा की, जिसमें रात का कर्फ्यू भी शामिल था और 22 आपराधिक समूहों को आतंकवादी घोषित किया गया है। हाल में भड़के हिंसा जिसमें एक लाइव टीवी समाचार प्रसारण पर बंदूकधारियों द्वारा हमला, कई शहरों में विस्फोट और पुलिस अधिकारियों का अपहरण शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये इक्वाडोर के गंभीर सुरक्षा संकट से निपटने के लिए नोबोआ की योजनाओं की प्रक्रिया थी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, ताइवान ने कहा कि धमकियों के बजाय वास्तविकता का सामना और चुनाव परिणाम का सम्मान करे चीन। जी हाँ, ताइवान में मतदाताओं द्वारा चीन की चेतावनियों को खारिज करने और संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार लाई चिंग ते को राष्ट्रपति चुनने के बाद ताइवान ने रविवार को चीन से वास्तविकता का सामना करने और उसके चुनाव परिणाम का सम्मान करने को कहा। मतदाताओं ने लाई को वोट न देने के बीजिंग के बार बार के आह्वान को खारिज कर दिया, जिससे उस व्यक्ति को आसानी से जीत मिल गई, जिससे चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पर एक खतरनाक अलगाववादी के रूप में देखती है। बीजिंग जो ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है और इसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए कभी भी बल का त्याग नहीं किया है, ने लाई की जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यह चीन की पुनः मिलन की कोशिशों को नहीं बदलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आखिर पूर्व भारतीय विदेश सचिव ने जानकारी दी है कि ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव ने चीन को क्या संदेश दिया है। दरअसल भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है, ताइवान में विलियम लाई की जीत के बाद से चीन ने ताइवान स्ट्रेट में और अधिक युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को भेजकर नाकाबंदी का अभ्यास किया है। ये चीन के ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स का हिस्सा है। चुनाव के कुछ दिन पहले नए साल के संबोधन पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह कहकर दबाव बढ़ा दिया था कि ताइवान का एकीकरण ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य है और ताइवान चीन के साथ निश्चित रूप से एकीकृत होगा। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में शी जिनपिंग की चेतावनियों का उल्टा असर दिखाई दे रहा है। ऐसे में दोस्तों आप लोग ताइवान को क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या चीन से डरना चाहिए ताइवान को या फिर बिल्कुल निडर होकर के कार्य करना चाहिए जो कार्य वो कर रहा है ताइवान? आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों ताइवान को? जरूर बताइएगा कमेंट में। अगली खबर की ओर चले जहां पर अमेरिका ने किए हूती के लिए भेजे जा रहे ईरानी एडवांस वीपन को सीज, लाल सागर में बढ़ेगा और तनाव। दरअसल अमेरिका की सेंट्रल कमांड नेवी फोर्स ने हूती विद्रोहियों के लिए भेजे जा रहे ईरानी वेपन सीज कर दिए हैं। ये एडवांस कन्वेंशनल हथियार है। कमांड के मुताबिक 11 जनवरी की रात को जब नेवी की टीम फ्लैग वेरिफिकेशन कर रही थी तब ईरान से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे घातक हथियारों को सीज किया गया। नेवी ने कहा कि इस अभियान में यूएस नेवी सील्स के 2 सैनिक भी लापता हैं। अमेरिकी नेवी के मुताबिक ये हथियार यमन में हूतियों के लिए भेजे जा रहे थे ताकि वो इनका इस्तेमाल समंदर में अंतरराष्ट्रीय मर्चेंट शिप पर हमले के लिए कर सकें। यूएस की नेवी सील्स टीम यूएसएस लेवाइस बी पुलर से ऑपरेट कर रही थी और इस हेलीकॉप्टर और ड्रोन का सपोर्ट भी मिल रहा था। अरब सागर में कोस्ट ऑफ सोमालिया के पास टीम ने ईरान की बनी हुई बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए क्रूज मिसाइल के कंपोनेंट सीज किए। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों लाल सागर में और ज्यादा तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि चीजें थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार कुछ ना कुछ होता जा रहा है लाल सागर में। अगली खबर की ओर चले जहां दक्षिण कोरिया को नक्शे से मिटा देगा तानाशाह, जंग के मूड में किम जोंग उन दे डाली खुलेआम धमकी। जी हाँ, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी हरकतों से काफी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने सोमवार को एक अलग देश के रूप में दक्षिण कोरिया की स्थिति को बदलने के लिए एक संवैधानिक संशोधन का आह्वान किया। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन राज्य मीडिया KCNA के अनुसार उसका इरादा इसे टालने का भी नहीं है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया की रबर स्टैंप संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में एक भाषण में किम ने कहा कि ये उनका अंतिम निष्कर्ष है कि दक्षिण के साथ एकीकरण अब संभव नहीं है, जबकि उन्होंने दक्षिण कोरिया पर शासन के पतन और अवशोषण द्वारा एकीकरण की मांग करने का आरोप लगाया। किम ने आगे कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इसे टालने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। राज्य मीडिया ने कहा कि एकीकरण और अंतर कोरियाई पर्यटन से जुड़े 3 संगठन बंद हो जाएंगे। ये कदम तब उठाया गया है जब कोरियाई प्रायद्वीप में हाल ही में मिसाइल परीक्षणों की एक श्रृंखला और प्योंगयांग द्वारा दशकों से चली आ रही नीति को तोड़ने और दक्षिण से अपने संबंध को बदलने के दबाव के कारण
तनाव बढ़ गया है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, LAC पर चीन से झड़प की घटनाओं का वीडियो आर्मी ने YouTube पर कर दिया अपलोड, बाद में हटा लिया गया। जी हाँ, भारत और चीन के सैनिकों के बीच अप्रैल मई 2020 में LAC पर हुई तनातनी के बाद स्थिति अभी भी तनातनी वाली ही है। इस घटना के बाद भारत ने LAC पर सैनिकों के साथ साथ सैन्य साजो सामान की तैनाती बढ़ाकर निगरानी और सख्त कर दी है, ताकि ड्रैगन की किसी भी नापाक गतिविधियों को रोका जा सके। इस बीच सेना की पश्चिमी कमांड ने सैन्य सम्मान का एक वीडियो YouTube पर अपलोड किया। 13 जनवरी को दिए गए सम्मान वाले वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा छिड़ गई। चीन के साथ LAC पर 34 और 88 किलोमीटर की सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं की बड़ी तैनाती है। भारत ने भी चीन की किसी भी हरकत को दबाने के लिए इन इलाकों में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर रखी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय जवान तैनात है। हालांकि सेना के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा छिड़ गई। इसके बाद सेना मुख्यालय हरकत में आता है और फिर इस वीडियो को डिलीट करा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, वैसे में सुरक्षा कारणों की वजह से और कुछ चीजें खुफिया रखने की वजह से इस वीडियो को डिलीट करवाया गया है। अगली खबर की बात करें, जहां भारत पर प्रेशर बनाने के लिए मालदीव इस्तेमाल करेगा यूक्रेन वाले घातक ड्रोन, तुर्की से बहुत बड़ी डील। जी हाँ, भारत विरोधी मालदीव के मोहम्मद मुइजू लगातार भारत विरोधी बयान और काम कर रहे हैं। हालिया चीन की यात्रा के बाद से मुइजू के सुर भारत को लेकर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू ने भारत से मार्च के मध्य तक अपनी सेना मालदीव से हटाने का समय दिया है। मालदीव अब तुर्की से घातक ड्रोन की डील कर रहा है। दोस्तों, ये घातक ड्रोन यूक्रेन ने जंग में इस्तेमाल किए हैं। पाकिस्तान भी इन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। कहने को तो समुद्री निगरानी के नाम पर वो ड्रोन खरीद रहा है, पर परोक्ष रूप से ड्रोन की ये डील कहीं ना कहीं भारत विरोधी ही है। जी हाँ, मालदीव भारत का विरोध करने वाले देशों के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति मुइजू पहली बार तुर्की की यात्रा पर ही गए थे। अब मालदीव तुर्की से घातक ड्रोन की बड़ी डील कर रहा है। चीन के साथ कई समझौते करने के बाद मुइजू सरकार अब तुर्की के साथ ये घातक ड्रोन समझौता कर रही है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत के साथ निर्भरता कम करने की कोशिश में लगा है मुइजू। उनको लग रहा है कि वो अलग अलग देशों से वो सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जो अकेले भारत के साथ कर रहे हैं, और ऐसा करके वो मालदीव को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उनका भ्रम है, क्योंकि एक देश से अब जब आप बहुत सारी चीजें करते हैं तो इसमें आपको बहुत बहुत बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन अलग अलग देशों से जब आप वही चीज करते तो आपको वो काफी महंगी पड़ेंगी और महंगी भी पड़ेंगी, और जब वो देश आपसे दूर होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलात होंगी कि सामान आप तक टाइम पर पहुंचे। अगली खबर की बात करें, जहां आम चुनाव में अवामी लीग की जीत को पीएम हसीना ने बताया बांग्लादेश की जीत, बीएनपी पर किया कटाक्ष। जी हाँ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आम चुनाव में अवामी लीग पार्टी की जीत को बांग्लादेश की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि यह जीत बांग्लादेश और उसके लोगों के साथ लोकतंत्र और विकास की भी जीत है। हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग ने 7 जनवरी को हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। जीत की बधाई देने पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने दफ्तर में संबोधित करते हुए शेख हसीना ने कहा कि अवामी लीग की यह जीत बांग्लादेश की जीत थी, यहाँ के लोगों की जीत थी, लोकतंत्र और विकास की जीत थी। हमने लोगों को संवैधानिक अधिकारी सुनिश्चित किया है। शेख हसीना ने इस चुनाव में भाग नहीं लेने के लिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 2008 के चुनाव में 20 पार्टियों के साथ गठबंधन में बीएनपी ने 30 सीटें जीती थी, वहीं अवामी लीग ने 233 सीटें अपने नाम की थी। ये चुनाव निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत हुआ था। जी हाँ, अगली खबर की ओर चले, जहाँ जापान में बड़ा हादसा होते होते टला, 2 विमान टकराए, 289 यात्री थे सवार। जी हाँ, जापान के होक्काइडो में 2 यात्री विमानों के बीच टक्कर हो गई। ये टक्कर कैथे पैसिफिक एयरवेज और कोरियन एयरलाइन के विमान के बीच हुई। ये हादसा उस समय हुआ जब दोनों विमान जमीन पर ही थे, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची। जापान की एयरलाइंस कैथे पैसिफिक ने बताया कि जापान एयरपोर्ट पर उनके एक विमान की कोरियन एयरलाइन के एक विमान से टक्कर हो गई। कैथे पैसिफिक ने जारी बयान में कहा कि कैथे पैसिफिक ने पुष्टि की है कि सापोरो में न्यू चिटोस एयरपोर्ट पर खड़े कैथे पैसिफिक के विमान के साथ ये घटना हुई। दोस्तों, गनीमत है कि विमान में कोई यात्री नहीं था, लेकिन इस घटना के समय कोरियन एयरलाइन के विमान में 289 यात्री मौजूद थे। अगली खबर की ओर चले, जहां भारतीय पासपोर्ट देख चीन एयरपोर्ट की मशीन ने किया कुछ ऐसा कि यात्री की पोस्ट हो गई वायरल। आप भी कहेंगे ये तो अच्छी बात है। बता दें, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक शख्स ने भारत से चीन की अपनी यात्रा का अनुभव शेयर किया, जो इंटरनेट यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। दरअसल यात्री ने चीन के एयरपोर्ट पर स्कैन मशीन में अपना भारतीय पासपोर्ट लगाया। मशीन ने उससे हिंदी में बात करना शुरू कर दिया। जी हाँ, उसने बताया कि मशीन में भारत के लिए हिंदी लैंग्वेज को डिफॉल्ट लैंग्वेज के तौर पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत का पासपोर्ट लगाते ही मशीन हिंदी में बात करने लगा। जी हाँ, अगली खबर बता दें, लंदन जा रही एनआईए की टीम नीरव मोदी और विजय माल्या पर कसेगी नकेल। बता दें, एनआईए, ईडी और सीबीआई की एक संयुक्त टीम दिल्ली से लंदन रवाना हो रही है। वो यहाँ यूके सरकार से मिलकर इंडिया के भगोड़ों विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी जैसे लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा ये सुरक्षा एजेंसियां लंदन में
में बैठे कई खालिस्तानियों आतंकियों के खिलाफ भी जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार ये इंडिया और यूके के बीच बीते दिनों हुई टीम म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी बोले तो मलाट का हिस्सा है। इस संधि के तहत दोनों देश आपस में एक दूसरे के आपराधिक मामलों में मदद करेंगे। इंडिया से भागे और यूके में छिपे लोगों की धरपकड़ में वहाँ की सरकार साक्ष्य और सहयोग देगी। जी हाँ, अगली खबर बता दें, WEF चीफ ने स्नोबॉल से की भारत की तुलना। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर किया बड़ा दावा। दरअसल विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हुई। ये बैठक 15 से 19 जनवरी तक होगी, जिसका थीम युद्ध और संकटों के बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए रिबिल्डिंग ट्रस्ट यानी विश्वास का पुनः निर्माण रखा गया है। बैठक में भारत से 3 मंत्री और 3 मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। इस दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चीफ बोर्गे ब्रेंडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। ब्रेंडे ने भारत की तुलना एक स्नो बॉल बोले तो बर्फ के गोले से किया है, जिसे एक बार धक्का दिए जाने पर ये पहले से बड़ी होती जाती है। एक इंटरव्यू में बोर्गे ब्रेंडे ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है और शायद एक दशक में भारत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप लोग कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 6 महीने बाद कुनो से एक और बुरी खबर, चीता शौर्य की हुई मौत। पीएम से पता चलेगा इसका कारण। दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए एक और चीता की मौत हो गई है। इसका नाम शौर्य बताया गया है। मौत के कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत सितंबर 2022 में 8 चीतों को नामीबिया से और 2023 की शुरुआत में 12 चीतों को दक्षिणी अफ्रीका से लाया गया था। अब तक 10 चीतों की मौतें हो चुकी हैं। आखिरी बार कुनो में चीता की मौत की खबर 2 अगस्त 2023 को आई थी। उसके 6 महीने बाद अब ये बुरी खबर आई है। अगली खबर आपको बता दें, कोरोना से 20 गुना घातक रहस्यमय बीमारी एक्स को लेकर चिंता। WHO करने जा रहा बड़ी बैठक। जी हाँ, पिछले कुछ वक्त से डिजीज एक्स नाम की एक बीमारी काफी चर्चा में है। उसको लेकर बड़े पैमाने पर चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों द्वारा इस बीमारी को कोरोना से 20 गुना घातक बताया गया है। अब WHO भी इस बीमारी को गंभीरता से ले रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में इस हफ्ते होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के एजेंडे में एक्स डिजीज भी शामिल हो गई है। WHO निदेशक घेब्रेयसस अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ इस पर बातचीत करेंगे। अभी तक इस बीमारी की वजहों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद इसे आने वाले समय के लिए काफी घातक माना जा रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां 10 साल के काम और राम का नाम 2024 के लिए है। यह है बीजेपी का क्लस्टर प्लान। बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बीजेपी के सभी बड़े नेता 28 जनवरी से क्लस्टर प्रवास पर निकलेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सरीखे बड़े बीजेपी नेता सभी क्लस्टरों में ताबड़तोड़ बैठक और सभाएं करेंगे। दिल्ली में मंगलवार को ही क्लस्टर प्रभारियों के साथ बैठक में बीजेपी हाईकमान की ओर से कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्लस्टर प्रभारियों से कहा गया कि राम पर हमारा अधिकार है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। देश में माहौल राममय है। हम एक दूसरे का अभिनंदन राम राम कहकर कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं से कहा गया है कि वो बूथों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और A कैटेगरी के सीटों को A+ और B कैटेगरी की सीटों को A कैटेगरी में बदलने का प्रयास किया जाए और नए मतदाता और लाभार्थियों पर फोकस किया जाए। नए मतदाताओं को सम्मेलनों में इकट्ठा किया जाए। जी हाँ, ऐसे में माना जा रहा है कि 2014 और 2024 के भारत के बीच अंतर बताएगी बीजेपी। इसके लिए रिवर्स टाइम टेबल भी बनाया है। अगली खबर बता दें, राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को मोदी शो बताया तो VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने दिया है करारा जवाब। बता दें, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि यह चुनावी राजनीतिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा RSS का कार्यक्रम बना दिया गया है। ये PM के इर्द गिर्द केंद्रित है। यही कारण है कि पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। राहुल गांधी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने आईना दिखा दिया। कुमार ने कहा कि अगर सिर्फ PM को आमंत्रित किया जाता तो राहुल गांधी ऐसा कह सकते थे, लेकिन यहाँ तो उनकी मां सोनिया गांधी, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी आमंत्रित किया गया। ऐसे में अब उन्हें क्या आपत्ति है। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शरद पवार का बयान, कहा राम मंदिर का शिलान्यास तब हुआ जब राजीव गांधी PM थे। जी हाँ, अब NCP चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी ने बतौर PM पहले ही कर दिया था। इस समय तो बीजेपी और RSS राजनीति कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेसी पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए शिलान्यास तब किया गया था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे और भाजपा और RSS इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। दिग्गज NCP नेता ने यह बात कर्नाटक के निपानी में एक सार्वजनिक बैठक में कही है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे NCP नेता शरद पवार के इस बात का, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट का फैसला खारिज। जी हां, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले
फैसले पर रोक लगाई है जिसने एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे का आदेश दिया था। ये ईदगाह मस्जिद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से एकदम सटी हुई है। इसको लेकर दावा किया जाता है कि यह श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी है जिसे तोड़ दिया गया था। इसी के चलते हिंदू पक्ष ने अर्जी दाखिल की और मस्जिद के सर्वे की मांग की है। बता दें कि हाल ही में काशी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था और इसकी रिपोर्ट भी अगले कुछ दिनों में आ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना की सफाई का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष पहुंचा था कोर्ट। जी हां, अगली खबर बता दें, अखिलेश यादव का मायावती पर पलटवार, कहा हम उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन ये जो भाषा है वो इसलिए ऐसा कह रही होंगी कि शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बातें कह रही होंगी। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के गिरगिट वाले बयान पर मंगलवार को पलटवार करते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी तो उनको यानी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही थी लेकिन शायद किसी के दबाव की वजह से वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राम मंदिर पर पूरे जोश में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी। कहा अयोध्या में अब गोली नहीं चलेगी, मिलेंगे लड्डू के गोले। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नई अयोध्या में अब कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा बल्कि राम नाम संकीर्तन होगा। अब यहाँ कभी गोली नहीं चलेगी बल्कि राम भक्तों को लड्डू के गोले मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि अब अयोध्या में कोई पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा रोकने का साहस नहीं करेगा। मुख्यमंत्री योगी मंगलवार को हेरिटेज हैंडविंग रिवाइवल चैरिटेबल ट्रस्ट के एक अभिनव प्रयास के तहत देश के 12 लाख हस्तशिल्पियों द्वारा श्री रामलला के लिए तैयार विशिष्ट वस्त्र को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपे जाने के अवसर पर अपने विचार रख रहे थे। ऐसे में दोस्तों, क्या योगी जी के इस बयान का आप दिल से समर्थन करेंगे? बताइएगा जरूर। अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य कहिएगा। अब ऐसे में यदि अभी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।